नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अलंकार, जो कि हम अपने पिछले सेशन में अलंकार क्या होते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है और अलंकार के भेदों को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने अलंकार के जो दो भेद डिस्कस किए थे, उन दो भेदों में जो पहला भेद है हमारा शब्दालंकार, उसको हमने क्लियर कर लिया था और उस शब्दालंकार के 3 भेदों को मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो जो 3 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? शब्दालंकार के जो 3 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा अलंकार भेद है अलंकार का, अर्था अलंकार को। तो देखिए एक बार फिर से हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था अलंकार के विषय में। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, बहुत सारी चीजों पर हमने यहाँ पर बात की थी। अलंकार के अनुप्रास और यमक और श्लेष, ये 3 भेदों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। और इसमें से हमने जो हमारा पहला अनुप्रास अलंकार जो हमारा भेद है उसको हमने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर अनु का अर्थ बताया कि बार बार और प्रास का अर्थ बताया वर्ण। तो आप सभी को क्लियर हो चुका था कि अनुप्रास का अर्थ होता है जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अगला हमने बताया यहाँ पर यमक अलंकार। तो यमक अलंकार जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। एक शब्द यमक में क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ हर बार भिन्न होते हैं। तो एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर कर चुके हैं यमक अलंकार का। उसके बाद हमारा आता है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार को भी हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, हमने इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर पढ़े। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अर्था अलंकार, यानी कि अलंकारों का दूसरा भेद अर्था अलंकार। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। अर्था अलंकार, अर्था अलंकार क्या होता है? जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्था अलंकार होता है। और इसके प्रमुख भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। और देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जो आपके सिलेबस आपका जो है उसमें आपको अभी तक ये अलंकार भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, तो इसमें हमने नंबर 4 बनाया यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार को, और नंबर 5 हमने बनाया मानवीयकरण, मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, मानवीयकरण अलंकार को। तो इन पांचों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा अलंकार है वो है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि जहां दो वस्तुओं में बहुत अधिक, दो वस्तुओं में अंतर हो लेकिन उनके गुण और आकृति में समानता हो, उनके गुण और आकृति में समानता दिखाई दे, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? जहां पर दो वस्तुओं में अंतर होते हुए भी, यानी कि वस्तुओं में अंतर तो है लेकिन क्या है, आकृति और गुण की समानता देखी जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर बताएंगे, जैसे काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी,
काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो देखिए यहां पर रेख सी, रेख सी यानी कि उसके जैसा उपमा दी गई है, उसके जैसा। दो वस्तुओं में अंतर होते हुए भी काजल और खजूर, काजल और खजूर में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन काजल की रेख जो आंखों में लगाई जाती है उसकी रेखा सी कतार है खजूर की, यानी कि खजूर के वृक्षों की जो कतार है, पंक्ति है, वो इस तरह से है जैसे काजल की रेख लगी हुई है। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार यहां पर हमारा होता है। देखिए नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ, क्योंकि पिछला जो लास्ट सेशन था उसमें काफी बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे थे, काफी बच्चे नहीं बता पा रहे थे। उनका मेन रीजन ये था कि उन्होंने नोट डाउन ही नहीं किया था शुरू से, अलंकार की परिभाषा ही उन्हें नहीं पता थी, अलंकार के भेद ही उन्हें क्लियर नहीं थे। और क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी चीज नोट डाउन नहीं की थी। तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, पहले अर्थ अलंकार की परिभाषा नोट डाउन कीजिए और उसके बाद उपमा अलंकार की परिभाषा और एग्जाम्पल नोट कीजिए। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूं। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्था अलंकार होता है। यानी कि अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्था अलंकार होता है। और इसके प्रमुख भेदों को भी लिखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से आपको डिस्क्राइब किया है, लेकिन आपको अभी मेन चीजें सीखनी है, क्योंकि आपको मेन चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो आप पहले मेन जो चीजें हैं, जो मेन आपके यहाँ पर भेद दिए गए हैं, प्रमुख भेद जो दिए गए हैं, उनको आप पहले लिखेंगे। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं मानवीयकरण। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे। और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था, और मुझे लगता है कि बच्चों ने शायद कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो इसको आप अभी मुझे बताएंगे। इनसे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल आप अभी मुझे बताएंगे। तो उपमा अलंकार सभी को क्लियर हो चुका है? उपमा अलंकार सभी को क्लियर हो चुका है? जहां दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समानता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। उसके बाद हमारा आता है आपका अगला जो हमारा अलंकार है, रूपक अलंकार। अगला हमारा आता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय और उपमान का आरोप दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि आपको उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना दिखाई दे। ठीक है, जहां आपको उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना दिखाई दे, वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है। वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों में अत्यधिक समानता दिखाई देती है, और वहां पर इसीलिए हम उसको रूपक अलंकार कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो ये जो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एग्जाम्पल आपका गलत है। मैं आपको अलग से एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगी। यहाँ पर ये आपका जो है मानवीयकरण अलंकार का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो रूपक अलंकार का जो एग्जाम्पल है वो आपका इस तरह से होगा, मुनि पद कमल,
मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। मुनि पद कमल, तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार में क्या है? मुनि पद कमल। पद कमल, जो मुनि के जो पद हैं, पैर हैं, उनको क्या कहा गया है? कमल। ठीक है, जहां उनको कमल की उपमा दी गई है, कमल के समान उनको बताया है, तो कहा मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। ठीक है, यानी कि मुनि के चरण, मुनि के चरण क्या है? मुनि के पद क्या है? उपमेय हैं, उपमेय हैं। और उनको किसकी उपमा दी जा रही है? उनको कमल की उपमा दी जा रही है। ठीक है, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। तो मुनि के जो पद हैं वो उपमेय है और कमल उपमान है, यानी कि कमल की उपमा दी गई है। तो क्या कहा गया है? जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे। तो यहाँ पे आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है जब आप पद कमल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? मुनि पद कमल, एक ही शब्द लग रहा है आपको, पद कमल, अलग अलग नहीं लग रहे हैं। तो बिल्कुल इतनी ज्यादा इनमें उपमान का जो उपमान होता है वो उपमेय पर उसका इतना ज्यादा प्रभाव होता है, इतना ज्यादा उसका आरोप होता है कि वो दोनों एक जैसे लगने लगते हैं। तो बिल्कुल देखिए, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। तो पद आपका उपमेय और कमल आपका उपमान। उपमान यानी कि जिसकी उपमा दी जाए। तो कमल की उपमा दी गई है किसको? मुनि के पद, पदों को, पैरों को। ठीक है, तो ये तो आपका उपरूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। इसको भी नोट डाउन कीजिए फटाफट से। रूपक अलंकार का एग्जाम्पल और परिभाषा, एक एक चीज नोट डाउन करेंगे और जैसे ही आपका नोट डाउन हो जाता है तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो। क्योंकि बच्चे नोट डाउन नहीं करते हैं और जब भी फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ तो आप लोग आंसर नहीं दे पाते हैं, नहीं आप बता पाते हैं। और ये एग्जाम्पल भी साथ में लिखेंगे, ये उदाहरण भी लिखेंगे। और ये उदाहरण अभी आपका है रूपक अलंकार का। ठीक है, ये उदाहरण है आपका रूपक अलंकार का। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए और उदाहरण लिखेंगे। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, और इसमें आप पद के नीचे उपमेय ब्रैकेट में इस तरह से, और कमल के नीचे उपमान इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि ये आपको जब आप पढ़ें तो ये आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। अगला देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। रूपक में केवल हम उस पर आरोप करते हैं, उस पर आरोपित होता है, लेकिन यहाँ तो उत्प्रेक्षा में तो उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी कि इसको पद कमल, जैसे यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पे हमने कहा कि पदों को कमल की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। लेकिन जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा गुणधर्मों की बहुत ज्यादा समानता के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, या उसकी संभावना उसमें जानी जाती है। तो देखिए, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर ऐसा लगता है कि ये है इसमें, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स इसके यहाँ पर हम बताएंगे। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल, उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या एग्जाम्पल होते हैं वो आप देख लीजिए। कहती हुई यों उतरा, कहती हुई यों उतरा के नेत्र
नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम्पल इसके देंगे तो इसके एग्जाम्पल्स में एक यहाँ पे आपको एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी, वो शब्द है मानो। ठीक है, क्योंकि मान लिया जाता है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मान लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है? मान लिया जाता है। तो रूपक अलंकार भी आपको क्लियर हो चुका है, जिसमें हमने कहा कि उपमेय पर उपमान को आरोपित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार भी क्लियर हो चुका है। अब हम अपने अगले अलंकार की तरफ बढ़ेंगे, जो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जिसको कहते हैं, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अतिशयोक्ति जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, या अतिशयोक्ति जैसे कि आपको मैं बता रही हूं कि बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बताया जाता है, यानी कि किसी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। ज्यादा बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जहां पर किसी विषय का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में लगन पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो जैसे कि यहाँ पे कहा कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में तो आग नहीं लगी लेकिन सारी लंका जल गई। तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये संभव हो सकता है कि बिना हनुमान जी की पूंछ में आग लगे सारी लंका जल सकती है? तो इसीलिए इसको कहा गया है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि यहाँ पर हनुमान जी की जो वीरता है या हनुमान जी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी आप लिखेंगे, जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर 4 में जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है संदेहा अलंकार। यहाँ पे आपको दिया गया है संदेहा अलंकार। तो संदेहा अलंकार को भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने आप लोग को बताया कि ये अभी फिलहाल हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आपके टॉपिक में, ये आपके सिलेबस से मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार देखिए, कोई भी चीज जब आपको पढ़ने को मिलती है तो उसको आपको उस चीज का भी ज्ञान आपको ले लेना चाहिए। तो जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशय पूर्ण वर्णन हो, ठीक है, जो चीज है उसमें किसी और चीज के जो प्रस्तुत नहीं है उसके होने का संशयपूर्ण वर्णन हो, संशयपूर्ण यानी कि संदेहपूर्ण वर्णन हो, उसे कहते हैं संदेह अलंकार, उसे कहते हैं संदेह अलंकार। तो सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो देखिए आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है,
हर पंक्ति में संदेह है। सारी बिच नारी है नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। कंफ्यूजन है, संदेह है किस बात का, कि सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो बिल्कुल आपको हर एक पंक्ति में संदेह उत्पन्न यहाँ पर हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहा गया है संदेहा अलंकार। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो 5 अलंकार आपके पढ़े संदेहा अलंकार, इसमें हम अपना एक जो अलंकार है जो हमने कहा, जिसको हमने कहा मानवीयकरण अलंकार, तो हम मानवीयकरण अलंकार को पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे कि क्या होता है मानवीयकरण अलंकार। तो आप बिल्कुल आप नंबर 6 उसमें डालेंगे। मानवीयकरण अलंकार। नंबर 6 मानवीयकरण अलंकार। क्या होता है मानवीयकरण अलंकार? तो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, मानवीयकरण अलंकार नाम से ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी, चाहे प्रकृति हो चाहे वस्तु हो, उसका क्या किया जाता है, उसका मानवीयकरण कर दिया जाता है, उसका मानवीयकरण कर दिया जाता है, इसीलिए उसको मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। तो देखिए, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी प्रकृति, चाहे प्रकृति हो, उसका जब मानवीयकरण कर दिया जाता है, तो देखिए इसको लिख लीजिए, प्रकृति, वस्तु, पदार्थ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाने वाले शब्दों को प्रकृति, वस्तु, पदार्थ आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाने वाले शब्दों को मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। जैसे अभी अभी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा था, जो कि हमने थोड़ा सा गलत वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका था, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, वो हमारा जो एग्जाम्पल था, वो हमारा एग्जाम्पल क्या था, नभ पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो वो हमारा एग्जाम्पल था, बीती विभावरी जागरी नभ पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर जो तारे हैं उनको क्या कहा है, उनको एक नभ, आकाश को पनघट कहा है, और नभ को पनघट कहा है, पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारों रूपी घड़े को कौन, उषा नागरी, उषा यानी कि जो प्रभात है, जो सवेरा है, उसको क्या कहा है,
उसको कहा है एक नव युवती जो है वो जिस प्रकार सुबह के समय में पनघट पर गई है और अपने घड़े को पानी में डुबो रही है, तो उसी प्रकार नव पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी। जो उषा है यानी कि जब सवेरा होता है, जब सूर्य उदय होता है, जो उषा होती है सुबह की, जो उस समय क्या होता है कि आकाश में जो तारे होते हैं, जैसे जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, जैसे जैसे आसमान पर सूरज निकलने लगता है, बिल्कुल वैसे वैसे क्या होता है, सुबह होने लगती है और आकाश से तारे गायब होने लगते हैं। धीरे धीरे वो आकाश में ही समाने लगते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि वो कहीं गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी के कारण हमें दिखना बंद हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो आकाश से गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहा है नव पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी यानी कि जो प्रकृति है, जो प्रकृति में भोर जो हो रही है, उसका यहाँ पर मानवीयकरण किया गया है, उसको एक नव युवती के रूप में दर्शाया गया है, एक नव युवती के रूप में दिखाया गया है। नभ को पनघट कहा गया है, तारों को घड़ा कहा गया है, और जो प्रभात हो रही, जो सवेरा हो रहा है, उसको उषा नागरी कहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 जो भेद हैं अलंकारों के, वो हमने क्लियर कर लिए हैं। और अब हम डिस्कशन करेंगे जो हमने अपने लास्ट में यहाँ पर जो हमने कुछ जो एग्जाम्पल पढ़े थे। तो देखिए इसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, इसमें यहाँ पर मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप जो हमारे 3 अलंकार हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा पढ़ लेंगे, एक एक करके पढ़िए और उसमें क्या कीजिए, बाकी के एग्जाम्पल्स से आप उसको सीखिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप उसमें लिखिए और उससे आप सीखिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही आसानी से अलंकार जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो एक वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था। क्या एग्जाम्पल था हमारा इसका एग्जाम्पल था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चंचल किरणें, तो यहाँ पे हमने कहा कि च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। तो इसी तरह से हमने और भी एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए यहाँ पर कहा था। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर अनुप्रास अलंकार को पढ़ा होगा तो आप उसका एग्जाम्पल दे पाएंगे। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो देखिए र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। रघुपति, और हमने देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको कही थी कि जहां स्वर की समानता के बिना, स्वर की समानता के बिना, यानी कि आप देख सकते हैं रघुपति अलग स्वर है, राघव अलग स्वर है, राजा अलग स्वर है, राम अलग स्वर है। स्वर की समानता नहीं देखी जा रही है यहाँ पर केवल और केवल देखा जा रहा है कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। रघुपति राघव राजा राम, र र र र र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो इसको हमने कहा अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से फिर से मैं आज आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिखने के लिए दे रही हूँ। जो आज हमने पढ़े हैं यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये हमारे पिछले सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था। और आज हमने जितने भी यहाँ पर अर्थ अलंकार से संबंधित जितने भी हमने भेद यहाँ पर पढ़े हैं, सभी में आप लगभग 2 आप यहाँ पर 2 एग्जाम्पल सबके आप लिखकर लाएंगे। दोनों जो 5 के 5 या 6 जो हमने भेद लिखे हैं, 6 भेदों के 2 एग्जाम्पल आप लिखकर लाएंगे,
तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप घर जाकर नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो कुछ भी ऐसा आपको जो कोई डाउट होगा, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई होगी तो वो आपको पता नहीं चलेगा। घर पर रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट हो उसको नेक्स्ट सेशन में क्लियर कीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए आपके पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।